दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। किताबों की दुनिया के सफ़र पर ले जाने वाले हमारे विशेष कार्यक्रम पेज टर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं रेणु अगाल। आज हम बात कर रहे हैं पत्रकार संतोष सिंह की किताब जेपी टू बीजेपी, बिहार आफ्टर लालू एंड नीतीश की। देश की राजनीति को बड़े बड़े नेता जैसे कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण से लेकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार तक देने वाले बिहार रहा है। साथ ही बिहार ने कांग्रेस, समाजवादी, वामपंथी और दक्षिणपंथी सभी राजनीतिक सोचों को उपजाऊ जमीन दी। संतोष सिंह कहते हैं कि समाजवादी हरे से लेकर बीजेपी के भगवा का बिहार में साथ रहा है। इसमें देखिए मिला जुला असर है सबका। किसी ऑफ कोर्स कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर था, उसका तो हमेशा से सबसे बड़ा असर रहा। और उसमें आप कहेंगे तो फॉर्मेटिव ईयर्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहुत बड़ी भूमिका रही। उसके बाद ऑफ कोर्स अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इन लोगों काफी भूमिका रही। कालांतर में फिर के बी साहब पर बात आती है, वहां तक रही। तो मैं एक कालखंड ऐसा आता है कि आप लगे कि 47 से लेकर के 67 तक का बीच होता है। ऑफ कोर्स कांग्रेस डोमिनेट करती है। तो आप जैसे जानती हैं कि 67 में जब महामाया प्रसाद सिन्हा की गवर्नमेंट बनती है, वो फर्स्ट एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, बिहार ही नहीं और 8 राज्यों में बनती है। तो एक पहला धक्का जो कांग्रेस को वहां लगता है। और जहां तक मेकर्स की बात की, तो आप अगर कांग्रेस के इतर अगर आप जाते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें जेपी की बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें बहुत बड़े प्लेयर कर्पूरी ठाकुर हैं, जिनका कम नाम लिया जाता है। और जो अनसंग सोशलिस्ट जिनकी मैंने चर्चा की है, रामानंद तिवारी, कपिल देव सिंह जैसे लोग हैं, उनको भी कर्पूरी ठाकुर को बनाने में, उनके साथ खड़े होने में उनकी भूमिका रही है। और फिर बाद में जाकर के आप जानते हैं कि 90s में फिर वो सोशलिस्ट मूवमेंट की एक परिणति होती है और जेपी मूवमेंट की जो उपज है लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, वो आते हैं और वो अभी पिछले 30 साल से डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट भी चला और जनसंघ तो चला ही चला। उसके बाद बीजेपी आई। तो एक पैरेलल बिहार ऐसी भूमि है जिसने कि सबका ग्रोथ हुआ, सोशलिस्ट का भी हुआ, कम्युनिस्ट का भी हुआ, ऑफ कोर्स कांग्रेस का हुआ। तो किस प्रकार बीजेपी का एक्सेप्टेंस हुआ, एक्सेप्टेंस से लेकर के असर्शन तक की जो जर्नी है बीजेपी की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस के ग्राफ का गिरना, समाजवादी सोच का फलना फूलना और बीजेपी का उभरना, इन सभी में एक नेता की भूमिका रही। वो थे जयप्रकाश नारायण। जेपी मूवमेंट और उसके असर पर संतोष सिंह अपनी किताब में तफसीरे से बात करते हैं। जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था, किसी ने जो जेपी मूवमेंट में शरीक हुए थे, वो खुद बोलते हैं, सुशील मोदी खुद बोलते हैं, जब हमने शुरुआत की थी 30-40 लोग थे, लेकिन जब विधानसभा पहुंचते हैं, घेराव करते हैं, तो कितने हजारों लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो इम्पैक्ट उन लोगों ने फोर्सी नहीं किया था। उसमें इंदिरा गांधी अनपॉपुलर हो रही थी, बिहार में भी अब्दुल गफूर का गवर्नमेंट था, वो भी अनपॉपुलर हो रहा था। खास तो मेनली स्टूडेंट पॉलिटिक्स था, सब डिसमिसिव थे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स है और स्टूडेंट मूवमेंट है। लेकिन वो जैसे जैसे वो आंदोलन बड़ा होता गया, कभी नहीं किसी ने सोचा नहीं था कितना बड़ा आंदोलन होगा। और जब जेपी ने ऑन किया, जेपी ने तो लीड बाद में किया ना, जब वायलेंस थोड़ा सा हो गया, बाद में जेपी मूवमेंट पे आए, इसी शर्त पर आए कि तुम लोग वायलेंस नहीं करोगे। और उसके बाद जेपी का जो बड़ा नाम था, आप देखिए कि जब लोहिया का डेथ हो जाता है 67 के अक्टूबर में, उसके बाद से एक बहुत बड़ा गैप है और उसके बाद जेपी मूवमेंट 74 तक आते हैं। उस बीच में जब सोशलिस्ट पॉलिटिक्स जो है की स्थिति बहुत खराब थी। सबका राजनारायण का द्वंद है और जॉर्ज फर्नांडिस का है, मधु लिमिये है, मधु दंडवते हैं, सब मतलब कहीं स्प्लिंटर की तरह कहीं भी जा रहा था। तो जेपी आते हैं सीन पर, वो एक एंटी कांग्रेस एक खड़ा करने में मदद करते हैं और फिर से कोलिशन पॉलिटिक्स की नींव डालते हैं। और जनसंघ की बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी होती है, पूर्ण कंप्लीट हो जाती है। वो जो एक टैग लगा हुआ था आरएसएस पर कि गांधी के किलर हैं, वो टैग कहीं कहीं से लगा होता है। नानाजी देशमुख को वो कैसे जेपी को बचाते हैं लाठी लगने से, तो वो एक बहुत बड़ा सिंबल जाता है। और जेपी का फिर वो आरएसएस के फंक्शन में जाना, वो एक्सेप्टेंस जो बीजेपी का है, तो कहीं न कहीं वो एक बीजेपी की पॉलिटिक्स को उस मूवमेंट से बल मिलता है। और प्लस ऑफ कोर्स सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का एक अराइवल बहुत बड़े सेंस में होता है। 77 में छोटा रिजल्ट मिलता है, उसका बड़ा रिजल्ट आप देख रहे हैं कि 90 से लेकर के अब तक है, जो कि सोशलिस्ट साइंस ही रूल कर रहे हैं बिहार। राजनीति की प्रयोगशाला रही बिहार में, जहां सोशल एम्पावरमेंट एक बड़ा मुद्दा रहा, वहीं बिहार पर जातीय समीकरण की चुनावी राजनीति भी हावी रही। कास्ट कॉम्बिनेशन, अलाइनमेंट और कैलकुलेशन जैसी बिहार में देखी जाती है, शायद ही कहीं और।
संतोष सिंह कहते हैं, बिहार यूपी ऐसी धरती है जहां कास्ट के बिना कुछ भी मूव नहीं करता है। आप पब्लिक स्पीच में जो भी बोले कि सर्व सबको लेके चलना है, सारी जातियों के लेके चलना है, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपको दिख जाता है। अब जैसे कि आप सबकी अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी है। अब राजद का इस बार का लिस्ट देखें तो उनके 75 MY कम्बिनेशन, मुस्लिम यादव कम्बिनेशन था, 58 यादव को दिया था, 17 मुस्लिम्स को दिया था। उसी प्रकार आप देखेंगे कि लव कुश कॉम्बिनेशन में इनका डोमिनेंस रहेगा, नीतीश कुमार की पार्टी का रहेगा, और अपर कास्ट और ओबीसी में बीजेपी का रहेगा। तो जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है कास्ट की, इलेक्शन के टाइम में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जब करते हैं तो ये खुलकर प्रैक्टिस करते हैं। ये कभी ऐसा नहीं होता है कि आप आउट ऑफ द वे जाकर के किसी पॉपुलर कैंडिडेट को और जिनका क्रेडेंशियल हाई है उनको देते हैं। तो कास्ट तो यहाँ के नस नस में बसा हुआ है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। कास्ट क्यों, कास्ट का सब कास्ट आप बात करेंगे कुर्मी तो वो भी 17 प्रकार के हैं। तो वहां तक मैंने एक वर्टिकल डिवीजन भी है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी है। तो उसके बिना बिहार की राजनीति में कुछ भी मूव नहीं करता है। कास्ट पॉलिटिक्स डोमिनेट किया। आपने देखा कि मंडल के टाइम में बैकवर्ड फॉरवर्ड काफी प्रोमिनेंट हो गया, उस टाइम में मैसेकर्स भी काफी हुए। तो सब मिला जुला हुआ। और उसके बाद की पॉलिटिक्स जब आती है, नीतीश कुमार आती है, जब बीजेपी के साथ आते हैं तो थोड़ा सा वो लाइन ब्लर होता है। अपर कास्ट और एक रेनवे अरुण जेटली बराबर बोला करते थे कि एक रेनवे कोलिशन, जिसमें कि अपर कास्ट में है, दलित में है, और भी जाति के ईबीसी लोग हैं। तो ये सब मिलकर के वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ। लेकिन कहीं न कहीं कास्ट पॉलिटिक्स बिहार की पॉलिटिक्स में हमेशा से प्रोनाउंस रहा है। पिछले 3 दशकों में बिहार की राजनीति में लालू यादव और नीतीश कुमार का दबदबा रहा है। नीतीश के बीजेपी के पाले में लौटने की चर्चा और इसके वहां की राजनीति पर होने वाले असर पर भी कयास लग रहे हैं। संतोष सिंह का मानना है कि नीतीश ने बीजेपी के कम्युनल एजेंडे को काफी हद तक कंट्रोल में रखा है। कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी विशेषता अगर एक मुझको सिंगल आउट करने के लिए कहे तो उन्होंने बीजेपी को चेक में रखा इस फ्रंट पर कि आपका ये जो कम्युनल एजेंडा है ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो और फ्रंट पर उनकी आप शिकायत कर सकते हैं। जब इस तरह की घटना घटी, किस प्रकार बीजेपी के नेताओं से मिलकर के उस चीज को कर्व किया, उसको करने में वो उनको क्रेडिट जाता है। तो वो एजेंडा एक हिडन एजेंडा रहा, साइलेंट रहा। मैंने इस किताब में भी जिक्र किया है 2018 के बाद जो ये हुआ, ये मार्च में जो फंक्शन होता है, मैं अचानक भूल रहा हूँ, और उसके बाद जो उसको जो एनालाइज किया मैंने, तो उसमें देखा कि किस प्रकार गांवों तक पहुंच रहा है, स्वॉर्ड्स के इस्तेमाल हो रहे हैं, और कैसे अगर मुस्लिम अपने फंक्शन को प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं तो उसके काउंटर में ये इनकी क्या स्ट्रेटजी है। ये साइलेंटली ये सब चीजें चलती रही, लेकिन ये सबड्यूड फॉर्म में चली, कभी भी ओवरटली प्रैक्टिस नहीं करने दिया। तो नीतीश कुमार के साथ रहने से ये क्या हुआ कि ये बीजेपी का जो अपना जो एजेंडा था, हिंदुत्व वाला कोर एजेंडा, वो कभी भी प्ले आउट नहीं किया। इसीलिए बिहार की बीजेपी को कहा जाता था कि ये एक अलग प्रकार की बीजेपी है, नीतीश कुमार की बी टीम है, जो कि परिदृश्य चेंज होना शुरू किया 15 के बाद। ऑफकोर्स जब नीतीश कुमार चले गए तब से शुरू हो गया था, जब वापस आए तब डिफरेंट बीजेपी थी। अब आज के दिनों में आप देख रहे हैं बीजेपी सीनियर पार्टनर है, तो वो प्ले आउट तो कहीं ना कहीं कर ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे है, उस प्रकार डोमिनेंट नहीं है, ओवर्ट नहीं है, जो यूपी में या और जो कहीं हो रहा है उस तरह से ओवर्टली अभी भी बीजेपी प्रैक्टिस नहीं कर रही है, क्योंकि उनको कहीं न कहीं लगता है कि सारे सोशलिस्ट अभी भी साथ आ गए तो अभी भी बिहार को जीतना मुश्किल है। बिहार अभी भी उनका लास्ट फ्रंटियर। बिहार की राजनीति की लैंग्वेज बदलने वाले कास्ट एम्पावरमेंट और समाज में बराबरी का भाव लाने में जितना योगदान लालू यादव का रहा, उतना किसी और का नहीं। आज चाहे चारा घोटाले में उनकी चर्चा हो, पर इतिहास उनके पॉलिटिकल स्टाइल और सामाजिक सशक्तिकरण में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं करेगा। तो लालू प्रसाद ने तो अराइवल अपने 77 में दे दिया था, मावरी का उनका जो प्रोवर्ब है। एक तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी रोड पर लाके खड़ी की, क्या लोगों को बताया ये डीएम जो है तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम्हारा सर्वेंट है। वो बच्चों को नहलाना, उनको कपड़ा पहनाना पब्लिक डोमेन में, और डीएम को बुला के कहना कि इधर आओ सुनो, ये सब तुम्हारे सर्वेंट हैं। तो ये एक जो कास्ट असर्शन दिया, जो पैरिटी दी, सोशल पैरिटी दी, जो एक खाट पर बराबर बैठने की दी, तो वो एक एम्पावरमेंट था जो कि इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। हम लोग मटेरियल टर्म्स में हमेशा जज करते हैं, लेकिन जो उनका जो एम्पावरमेंट कोसेंट है ना, वो बहुत हाई है। उस चीज को आगे ले गए। बाद में 97 के बाद फिर वो 96 में पाउडर स्कैम हो गया, उसके बाद पिछड़ते चले गए। लेकिन सोशल एम्पावरमेंट की जब भी चर्चा होगी तो उस लाइन में कर्पूरी ठाकुर की चर्चा होगी, लालू जी की चर्चा होगी, ऑफकोर्स नीतीश जी की भी चर्चा होगी।
तो इन तीनों की तो जरूर चर्चा होगी। आप उनकर बॉर्डर स्कैम के कन्विक्ट हैं, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन हिस्ट्री जब जज करेगा तो मुझको नहीं लगता है कि लालू प्रसाद के प्रति भी उतना अनकाइंड होगा। संतोष सिंह का मानना है कि बिहार की राजनीति का भविष्य भगवा बनाम अन्य रहेगा। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं के इर्द गिर्द बिहार के राजनीतिक भविष्य को लिखा जा सकता है। मैं उसको सैफरन वर्सेस रेस्ट ह्यूज बोलता हूँ। उसी की तरफ पॉलिटिक्स, बाइपोलर पॉलिटिक्स की तरफ बिहार भी जा रहा है, जहां बीजेपी वर्सेस रेस्ट होगा। उसमें कुछ लोग हैं जो कि रेसिस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स तेजस्वी ऑलमोस्ट अराइव्ड एज चीफ मिनिस्टर, 10 सीट से दूर रहे, वो 10-12 सीट से वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ही वाज ऑलमोस्ट देयर, तो उनका अराइवल था, लेकिन जो नैरेटिव को लेके चले वो नैरेटिव बार बार चलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने प्राप्त की, गेन की, वो यूथ की, बेरोजगार युवक की, माइग्रेंट्स की, वर्कर्स की, कैन ही होल्ड ऑन टू दैट? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि तेजस्वी कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो ऑफ कोर्स तेजस्वी इनको बहुत बड़ा रेसिस्टेंस देंगे आफ्टर नीतीश कुमार सीन से जब हट जाते हैं। और चिराग की भूमिका बहुत अभी क्लियर नहीं है। वो चाहते हैं कि जो जदयू अभी भूमिका में है, हमारी भूमिका फ्यूचर एलाय के रूप में एलजेपी अपने आप को देखना चाहती है। तो चिराग, ऑफ कोर्स चिराग के हम सीट पर नहीं जाए, कितना उसने लाया, एक ही सीट जीता, आपको अच्छा प्रेजेंस है, बहुत जगह 30,000 40,000 वोट लाए, ठीक ठाक प्रेजेंस है। क्या वो इन्वेस्ट करता है, या रामविलास पासवान की कमी क्या थी? वो हमेशा स्वीकार भी करते थे कि मैं कंफर्ट जोन की मैंने पॉलिटिक्स की, मैंने नेशनल पॉलिटिक्स की, बिहार में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। तो मैंने चिराग को खुल के पूछा कि आपकी क्या राय है? तो बोला नहीं, मैं बिहार में इन्वेस्ट करूंगा। अगर ये 5 साल घूमे, ये दोनों युवक अगर 5 साल घूमे तो ये जरूर अपना स्पेस क्रिएट करेंगे। बीजेपी डोमिनेंट रहेगी और बीच में कुछ साइड कैरेक्टर्स भी हैं, कन्हैया कुमार हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग हैं, ये लोग भी ट्राई करेंगे। कन्हैया की दिक्कत क्या है कि कन्हैया अच्छे नेता हैं, उनके पास पार्टी नहीं है। अब बचा कांग्रेस अच्छी पार्टी है, अब एक पुरानी सांगठनिक पार्टी है, लेकिन उनके पास नेता नहीं है। क्या ये दोनों भविष्य में मिल सकते हैं? लेकिन फिर है कि इस पर सेडिशन केस है, क्या उसको कन्हैया जैसा जो एग्रेसिव फेस कांग्रेस को सूट करेगा? ये सब टर्निंग अगले 5 साल में चलेगी। लेकिन अगर आप इफ यू फोर्स मी टू द वॉल, आई वुड से कि इट इज बीजेपी वर्सेस द रेस्ट। जेपी टू बीजेपी वितास्ता और सेज पब्लिशिंग हाउस ने छापी है। संतोष सिंह पिछले 75 सालों में बिहार के राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। वे बताते हैं कि कैसे समाजवाद को सींचने वाली भूमि में केसरिया पहुंचा और मजबूत हुआ, और इसके पीछे कौन से किरदार रहे। ये किताब देश के राजनीतिक मानचित्र में आए बदलाव को बखूबी रेखांकित करती है। आशा है आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और प्रिंट से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें देखते पढ़ते रहिए। शुक्रिया।